हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आप सीए इंटर एंड सीए में इंटर वाले अपने टैक्सेशन के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। आज एक चैप्टर लेकर आया हूं, नया चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। कई बच्चे इसको बहुत लाइटली भी ले लेते हैं और जिसके चक्कर में अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वो वहां पर फंस जाते हैं। आपको क्या करना है, ये चैप्टर बिल्कुल प्यार से इस पूरी वीडियो को देखना है। एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा जहां पर प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर किस तरीके से हम करेंगे। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटे, लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मैं आपके लिए और चैप्टर जो है वो अपलोड करता रहूंगा। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे। टॉपिक का नाम है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो कहते हैं स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स और पे एज यू अर्न स्कीम। तो जरा इसकी शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की कि ये वाला एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर जो है आप लोगों के लिए आया क्यों। बेटा क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो असेसीज हैं वो इनकम पर टैक्स कब देते हैं, वो प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे होते हैं और असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई या 31 अक्टूबर को अपना टैक्स जो है वो जमा करते हैं तक, मतलब 31 जुलाई तक या 31 अक्टूबर तक अपने टैक्स की पेमेंट करते हैं, इनकम टैक्स की। तो इस पूरे के पूरे अंतराल के अंदर जो है वो गैप बहुत ज्यादा आ जाता है, तो गवर्नमेंट को अपने रेगुलर खर्चे करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। अब गवर्नमेंट इंतजार करे अगले साल का, तो इस चीज के लिए कि गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में भी आता रहे, गवर्नमेंट एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस नाम के कंसेप्ट को लेकर आई थी। टीटीएस और टीसीएस हम लोग उसके चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सर एडवांस टैक्स क्या है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि पे आप करो एज यू अर्न स्कीम। क्या लिखा हुआ है, पे एज यू अर्न स्कीम, मतलब जैसे जैसे आप कमाते जाओ वैसे वैसे आप अपने टैक्स को भरते जाओ प्रीवियस ईयर के अंदर। जनरली क्या होता है, जनरली प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और 31 मार्च के बाद हम लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं और अपना टैक्स जमा करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, यहां ये बोला गया है कि आप कमाते रहो और एडवांस टैक्स जो है अपना हमें जमा कराते रहो एक इंटरवल्स के बीच में। वो इंटरवल्स पे भी हम बात करेंगे। तो बेटे यहां पर क्या है कि कौन ऐसा पर्सन होगा जो एडवांस टैक्स के लिए लाइबल हो जाएगा। तो बेटे गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि हर वो पर्सन जिसकी प्रीवियस ईयर में एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, कौन सी बेटे, एस्टिमेटेड, क्योंकि एडवांस मांग रहे हैं, पहले से एस्टिमेट नहीं किया होगा। एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी जिस भी असेसी की 10,000 रुपए से ज्यादा बन रही है वो पर्सन लाइबल हो जाएगा टैक्स पे करने के एडवांस वाले। ऑल वेल बेटे। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि मेरी इतनी इनकम हो सकती है। तो बेटा एक अनुमान हर एसएससी को होता है। फॉर एग्जांपल मैं सैलरीड पर्सन हूं, तो मेरी सैलरी मान लो 80,000 रुपए पर मंथ है, तो 80,000 महीने के हिसाब से मैं एक साल में 9,60,000 रुपए कमाता हूं। मान लो कंप्यूट करने के बाद यानी कि सारा डिडक्शन वगैरह अलाउंसेस लेने के बाद मेरे को 7 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब 7 लाख रुपए मेरी इनकम आ रही है। तो मैं एस्टिमेट करूंगा कि 7 लाख रुपए पे मुझे क्या टैक्स देना होता है। क्लियर है। तो ये आप जानते ही है, अप टू 2.5 लाख रुपए नील, 2.5 से 5 लाख 5%, मतलब 12,500 रुपए, और 5 से 7 लाख पे 20%, तो 2 लाख का 20% 40,000, मतलब करीब करीब 52,500 रुपए, और प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़कर ये पर्सन की एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है। मान लो कि इसी 9,60,000 वाले कमाने वाले को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ रहा है, मान लो कहीं एफडी है वहां से इंटरेस्ट आता है, डिवेंचर है वहां से पैसा आता है, तो वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही अगर वो पर्सन 10,000 से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी उसकी बन रही है एस्टिमेटेड, वो एडवांस टैक्स में आ जाएगा। जैसे कि यहां पर करीबन 52,000 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात। बस एक एक्सेप्शन है, एक सीनियर सिटीजन जिसकी पीजीवीपी इनकम नहीं आ रही, मतलब जो बिजनेस नहीं करता,
वो पर्सन एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के कंसेप्ट से दूर है, मतलब उसको दूर कर रखा है। वरना नॉर्मली अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा बन रही है तो फिर आप लोगों को टैक्स एडवांस वाला देना पड़ेगा। अब प्रश्न ये होता है कि सर एडवांस टैक्स देते कब है? अभी बेटे मैं आपको ओरली वर्बली पूरा ये चैप्टर बता रहा हूं और फिर हम इस चैप्टर को बुक से पढ़ने वाले हैं। तो बेटे एडवांस टैक्स आपको देना होता है 15 जून से स्टार्ट होता है, मतलब पहले क्वार्टर का, अप्रैल मई जून, 15 जून, फिर 15 सितंबर को आप देंगे, 15 सितंबर के बाद 15 दिसंबर एंड देन 15 मार्च। क्वार्टर 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 बना रखे हैं। अब सर कितना देना होता है, किस तरीके से देना होता है, जरा इस पे अभी थोड़ी देर में विचार करेंगे। और अगर नहीं दिया एडवांस टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ऊपर होने के बावजूद नहीं दिया तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। उसके लिए सेक्शन 234A, 234B, 234C, जिसको हम उल्टा पढ़ेंगे CBA, वो कैसे, वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपका ये चैप्टर में शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ लिखा है बेटे, एन एसएससी अर्न इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड सच इनकम इज एसेस्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, दैट इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 इज एसेस्ड ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 24-25। ऑल वेल, ये नॉर्मली होता है। However, under the advance tax scheme, on assessee is required to pay advance tax in respect of such the previous year itself. जिस साल कमा रहे हो उसी साल आप पे करते जाओ on estimated basis। तो मैंने क्या बोला, estimate tax liability आपको निकालनी है। Accordingly for previous year 23-24 एडवांस टैक्स आपको 23-24 में ही पे करना है। सेक्शन नंबर 207 ये एडवांस टैक्स की बात करता है। अब बेटे सेक्शन नंबर 209 ये कहता है, एन एसएससी टू एस्टिमेट हिज करंट ईयर इनकम टू अराइव एट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर। एडवांस टैक्स लायबिलिटी आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। तो बेटे टैक्स लायबिलिटी आपकी करंट ईयर की जो भी बन रही है एस्टिमेटेड इनकम के हिसाब से, उसमें से टीडीएस और टीसीएस आप लेस कर देंगे, एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपकी ये आ जाएगी। क्लियर है? अब सेक्शन नंबर 208 हमें ये बोलता है, सेक्शन 207 मैंने आपको बताया, 209 मैंने आपको बताया, सेक्शन 208 कहता है कि वो असेसी जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ऊपर बन रही है, वो पर्सन एडवांस टैक्स को के लिए लाइबल हो जाता है, एडवांस टैक्स वो पे करेगा। और सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उसकी इनकम पीजीबीपी से ना आ रही हो। बिजनेस से आ रही होगी तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप कहीं और से, मान लो आपका अदर सोर्सेज इनकम है, आपका कैपिटल गेन से कुछ इनकम आ रहा है, आप सीनियर सिटीजन है 60 प्लस, तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कह रहा है सेक्शन 208 रिक्वायर्स एन एसएससी टू पे एडवांस टैक्स इफ हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज ₹10,000 और मोर। तो बेटे मेरे 10,000 रुपए और उससे ज्यादा, 10 से ज्यादा नहीं, 10,000 और उससे ज्यादा, तो 10,000 वाली कैटेगरी भी एडवांस टैक्स के अंदर आ जाती है। एक्सेप्शन यहां पर ये बता रखा है, ए सीनियर सिटीजन हु डज नॉट हैव पीजीवीपी इनकम is not required to pay advance tax. Senior citizen means a person resident in India who is the age of 60 years or more। ये आपने हमसे टोटल इनकम का जब चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया हुआ था। फिर आगे है, कह रहा है एन एसएससी हुज एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 10,000 विल नॉट बी सेटल्ड विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो बेटे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि अगर कि कोई एसएससी जो कि लाइबल हो चुका है एडवांस टैक्स पे करने पे, तो लाइबल कौन होगा, जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है, और अगर वो टैक्स की पेमेंट नहीं करता एडवांस वाली तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगती है इंटरेस्ट के रूप में, वो 234B, 234C। तो वो पर्सन जिनकी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड वाली 10,000 से कम बन रही है, तो उनके ऊपर ये पेनल्टी का प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर तो एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी बनती नहीं है। आई बात समझ? तो ओके, अब बेटे यहां पर बता दें 211 कहता है क्वांटम ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। तो आपको कितना एडवांस टैक्स पे करना है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ऑन और बिफोर 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, बेटे प्रीवियस ईयर है, ऑन और बिफोर 15th ऑफ जून ऑफ प्रीवियस ईयर, मिनिमम 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। जैसे कि मान लो मेरा 50,000 रुपए का एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बना है,
उसका 15% मुझे 15 जून तक यानी कि करीब 7,500 रुपये पे करना है। और पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट लगता है, उसके बारे में बात हम थोड़ी देर बात करने वाले हैं। तो ऑन और बिफोर 15 जून। अब बेटे ऑन और बिफोर 15 सितंबर मतलब दूसरे क्वार्टर का 15 ऑफ सितंबर तक आपको करना है कितना, मिनिमम 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो एक काम करेंगे, 50,000 का 45% आप निकालोगे और ऑलरेडी आपने 7,500 पे कर दिया, वो माइनस कर देंगे। मतलब मैं यहां बोल सकता हूं 30%। क्यों, क्योंकि 15 आप वहां पर ऑलरेडी दे चुके हो। ऑल वेल। तो 5 चौक 20, 25 कुछ ऐसा है। 45% आपका जो अमाउंट निकलेगा कुछ शायद 22,500 में से 7,500 आप माइनस कर दोगे, बाकी का जो अमाउंट आएगा ये हमें ऑन और बिफोर 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर पे करना है। फिर ये कहता है ऑन और बिफोर 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मिनिमम 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, मतलब 50,000 का 75%। और ऑलरेडी आप कितना पे कर चुके हो, 45%। ये जो ये वाला अमाउंट आया था, ये अमाउंट आप यहां पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बचा हुआ अमाउंट आपको पे करना है। और लास्ट ये कहता है ऑन और बिफोर 15 मार्च 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ऑल वेल, मतलब 15 मार्च तक आप टोटल 50,000 रुपए आप जमा वहां पर करवाओगे। क्लियर है, 15 मार्च तक आप टोटल 50,000 रुपए जमा कराओगे। क्लियर है। अब बेटे यहां पर एक आगे वाली बात है, उससे पहले मैं एक बार रिवाइज करा दूं मेरे बच्चे, क्या करना होता है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 ऑफ दिसंबर और 15 मार्च। 15 जून तक टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 15%, 15 सितंबर तक 45%। तो क्या करेंगे, 45 जब निकलेगा तो 15 माइनस कर देंगे क्योंकि वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। फिर 75%, तो क्या करना है, जब 75 निकलेगा तो 45 माइनस कर देना क्योंकि वो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। और यहाँ पर पूरा का पूरा 100% आपको देना है। ऑल वेल। तो 15 मार्च तक आपको पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट कहता है एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मान लो कि कोई असेसी है, वो 15 मार्च तक पेमेंट नहीं कर पाता लेकिन 31 मार्च के अंदर तक पेमेंट कर देता है, तो भी वो एडवांस टैक्स की ही कैटेगरी में आएगा, माना जाए। और मान लो लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हॉलीडे है, तो असेसी अगले वर्किंग डे पर ये वाला पेमेंट कर सकता है। ये हमने लॉ के अंदर जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी दिन वो हॉलीडे हो जाता है, पब्लिक हॉलीडे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे वाले दिन आपका जो तारीख है, अगर लास्ट डे पे हॉलीडे होता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे आप ये वाला काम कर सकते हो। समझ में आ गया बेटे। अब बेटे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है वेयर एन एसेसी हैज डिक्लेयर्ड हिज पीजीवीपी इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो आपको 44 एडी और 44 एडी ए पता होगा। 44 एडी प्रिजम्पटिव है बिजनेस के ऊपर और 44 एडी है प्रोफेशन के ऊपर। क्लियर है बेटे। जहां पर 2 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, 2 करोड़ रुपए का अगर आपका टर्नओवर है, तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर 8% और 6% आपकी इनकम मान ली जाती है। ये हमने वहां पढ़ा हुआ है। और 44 एडीए प्रोफेशन में है जहां 50 लाख रुपए तक है, तो ये अगर होता है तो ये असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे द एंटायर टैक्स एंड एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 ऑफ मार्च ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो वो असेसी जो 44 एडी और एडीए को फॉलो कर रहे हैं, उसको अपना पूरा एडवांस टैक्स एक बार में, एक इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च तक जमा करना होता है। ऑल वेल। इसके अलावा बाकी सारे के सारे कंसेप्ट जो आपको बताए वो वैसे ही चलने वाले हैं। क्लियर है जी। तो अब बात होती है मेरे बच्चे इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। 234 ए, 234 बी, 234 सी। जरा आप इसको ध्यान से सुनना। मैं ना इसको इस तरीके से बताने वाला हूं। 234 सी पहले बताऊंगा, 234 बी, 234 ए। ठीक है, 2-3 मिनट थोड़ा अच्छे से समझना, आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेटे 234 सी ये कहता है जब असेसी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एडवांस टैक्स पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है,
तो उसको इंटरेस्ट देना होता है, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर का होता है। यानी कि अगर एसएससी ने कोई डिफॉल्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर किया है तो उसको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट का अमाउंट देना है। क्लियर है? 234 बी ये कहता है कि मान लो कोई एसएससी ने एडवांस टैक्स जो है पूरे प्रीवियस ईयर में जितना भी एडवांस टैक्स उसका बनता था, मान लो 50,000 का एडवांस टैक्स बनता था, या चलो इसको 1 लाख कर देते हैं, मान लो 1 लाख रुपए का उसका एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, और उसने प्रीवियस ईयर में 90% से कम अगर एडवांस टैक्स जमा किया, मतलब प्रीवियस ईयर में उसने मान लो 80,000 जमा किया, करना कितना था, कम से कम मिनिमम 90% तो करना ही था। 80% आपने जमा किया, मतलब 90% से कम आपने जमा किया, तो फिर असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से, मान लो कि 23-24 प्रीवियस ईयर है, तो 24-25 क्या हो गया असेसमेंट ईयर, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर जब वो पूरी पेमेंट करता है, चाहे वो 31 दिसंबर को करता हो, चाहे 30 नवंबर को करता हो, जब भी करता है तब तक इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा वो थोड़ी देर बात करेंगे। और 234 ए उन एसएससी पर लगता है जो एसएससी अपनी मान लो कि रिटर्न की डेट है 31 जुलाई, और उन्होंने टैक्स की पेमेंट करी 31 दिसंबर को। क्लियर है? रिटर्न कब भरना है? 31 जुलाई को, और टैक्स की पेमेंट करी उन्होंने 31 दिसंबर को, तो इस बीच में इंटरेस्ट एसएससी देगा, और उस पर लगता है 234 ए। ऑल वेल बेटे, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। 3 सेक्शंस है, 234 सी, 234 बी और 234 ए। इन तीनों सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। अगर कोई एसएससी, बेटे ध्यान से सुनना, अगर कोई एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में अपनी हर एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट नहीं भरता है, तो उसी प्रीवियस ईयर में उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसके ऊपर लगता है 234 सी। अब मान लो प्रीवियस ईयर पूरा हो चुका है, और जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हुआ तो पता लगा एसएससी ने अपनी टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 90% से कम प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट को जमा करवाया है, तो उसके ऊपर 234 बी लग जाएगा। 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लेकर जिस दिन तक वो पेमेंट नहीं करता तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और 234 ए कहता है कि एसएससी ने अभी तक पेमेंट नहीं करी, ड्यू डेट की रिटर्न जा चुकी है, रिटर्न के बाद पेमेंट वो करता है, तो 234 ए लगता है रिटर्न की डेट जो भी लास्ट होगी उससे लेकर जब तक उसने पेमेंट करी। क्लियर है? अब मैं इसको आपके नोट्स से दिखाता हूं, फिर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234 ए, बी और सी। तो सबसे पहले देखो यहां पर 234 सी है। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी है कि मान लो कि एसएससी, जैसे कि एसएससी के ऊपर लाइबिलिटी है, पहला 15%, यानी कि 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 45%, 15 दिसंबर को 75% एंड 15 मार्च को 100%। ये एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है। और अगर ये एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आपने नहीं चुकाई तो आपके ऊपर 234 सी के अकॉर्डिंग, 234 सी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप इंटरेस्ट से बच सकते हो, आप इंटरेस्ट से बच सकते हो। अगर आप 15% पे नहीं करते, आपने 12% पे कर दिया है पहले क्वार्टर का, आप इंटरेस्ट से बच जाओगे। और दूसरे क्वार्टर में अगर आपने 36% भी पे कर दिया इंस्टीड ऑफ 45, आप पे इंटरेस्ट चार्ज हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन तीसरे और चौथे क्वार्टर में कोई माफी नहीं है। 75 बोला है तो 75 ही करना है, 100 बोला है तो 100 ही करना है। ऑल वेल। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो बेटे इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ, 1% पर मंथ, और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या होता है बेटे, कि मान लो 2 महीने और 10 दिन लेट है, तो ये 10 दिन को हम पूरा महीना काउंट कर लेंगे, 3 महीने मान लेंगे। समझ में आ गई बात? तो देखो जी, यहां पे सबसे पहले
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इज पेबल इफ एडवांस टैक्स पेड टिल 15 जून और प्रीवियस ईयर इज लेस देन 12%। मैंने क्या बोला, अगर 12% तक भी पे कर दिया होता तो आपके ऊपर नहीं लगती पेनल्टी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, टाइम पीरियड 3 महीने का, अमाउंट 15% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स एक्चुअली पेड टिल 15 जून। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा जिसमें डिफॉल्ट कितना करा है वो भी आपको ये बताऊंगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट में देखो बेटे 36% भी अगर आपने टोटल लाइबिलिटी का पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन 36% से कम पे करते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। रेट 1% है। थर्ड इंस्टॉलमेंट में कोई माफी नहीं है, पूरे 75% आपको देने, रेट 1% है और पार्ट देयर ऑफ। और फोर्थ में भी कोई माफी नहीं है, पूरे 100% है। और यहां पर बेटे फोर्थ में 1 महीने का आपके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ऑल वेल। तो पहले वाले में इंटरेस्ट कितना लगा, 3 महीने का। 3 महीने का क्यों सर, 15 जून से सितंबर, फिर सितंबर से दिसंबर दूसरे में 3 महीने का, दिसंबर से मार्च तीसरे में 3 महीने का, और फोर्थ 1 महीने का। ऑल वेल बेटे। तो सबसे पहला वाला 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, और लास्ट वाला 1 महीने। देखो 3 महीने यहाँ कटा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 1 महीने। ऑल वेल दोबारा बता देता हूं, 15 जून से सितंबर एक क्वार्टर 3 महीने का, सितंबर से दिसंबर दूसरा क्वार्टर 3 महीने का, दिसंबर से अपना मार्च तीसरा क्वार्टर 3 महीने का, और मार्च वाला महीना एक अकेला महीना। ऑल वेल बेटे, समझ में आ गया। तो ये है हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, और ये है 234C। अच्छा, यहां आपने देखा रेट जो इंटरेस्ट का है वो कब लिया सेसी से, प्रीवियस ईयर में लिया, ठीक है। अब ये कहता है 234B, 234B मैंने क्या बताया, 234B लगता है कि मान लो असेसी ने इस प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी बनी 1 लाख की, और असेसी ने इस प्रीवियस ईयर में पे करा 88,000, तो 90% से क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां प्रीवियस ईयर खत्म होता है 1 अप्रैल 2000 मान लो 24 है, और इसने पे किया 31/12 को। ऑल वेल। तो इस पीरियड का इसके ऊपर क्या लग जाएगा, 234B। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 1% से। एक बार पढ़ते हैं, कह रहा व्हेन इज इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234B। कहता है इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 234B इफ अ पर्सन हैज नॉट डिस्चार्ज एटलीस्ट 90% ऑफ हिज एडवांस टैक्स liability till the last date of relevant previous year. In other words, no interest is payable under section 234B if 90% of the advance tax liability or more has been actually paid till the last date of relevant previous year. क्लियर है। तो कब से इंटरेस्ट चार्ज होगा, मैंने क्या बोला, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो 1 अप्रैल से मान लो इनकम टैक्स उसने 31/12 को दिया है, तो अप्रैल से 31/12 तक 9 महीने का आपके ऊपर। अब मान लो 10/12 को दिया होता तो भी 9 ही महीने लगते, क्योंकि पार्ट दे रहा हूं, पार्ट वाला पूरा महीना काउंट हो जाएगा। ऑल वेल। एक यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, तो एग्जांपल देखें बेटे। कह रहा है इफ द एंटायर टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 हैज बीन पेड ऑन 31/12-24। क्लियर है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B shall be charged from 1 अप्रैल 2024। एंटायर टैक्स लायबिलिटी कब दी बेटे, 31/12-24 को। क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्या था, 2023-24। तो देनी कब तक थी एडवांस टैक्स लायबिलिटी, 15 मार्च 24 तक, लेकिन दी कब, 31/12। तो यहां 234B लगेगा 1 अप्रैल 24 से 31/12/2024। ऑल वेल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। लास्ट है बेटा 234A। 234A बहुत सिंपल, ये कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने जब रिटर्न फाइल करनी थी मान लो 31 जुलाई 24 को, लेकिन आपने क्या करा, अपना इनकम टैक्स पे किया है 31/12/24 को, तो यहां भी आपके ऊपर 234A लगेगा इस पीरियड के बीच में। क्लियर है जी। तो यहां कह रहा है
कि इंटरेस्ट इज पेबल 234A इफ अ पर्सन हैड डिस्चार्ज एडवांस इनकम टैक्स लायबिलिटी आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से भी बाद में आपने एडवांस टैक्स दिया, तो जिस दिन से आपने रिटर्न का लास्ट डेट था उस दिन से जब आपने पे किया आपके ऊपर 234C लग जाएगा। क्लियर है? तो देखो, इफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज 31 अक्टूबर और टैक्स पे किया 31 दिसंबर को, तो इंटरेस्ट आपका 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लग जाएगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। ऑल वेल। एक रूल है बेटे, रूल नंबर 119A, जरा इसको समझ लो। रूल 119A इनकम टैक्स का ये कहता है कि मान लो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 20,340 रुपए बनी, तो आप जो 100 वाला राउंड है ना उसको हटा दोगे, 100 के फ्रैक्शन को हटा दोगे, इसको 20,300 ही मानोगे। और मान लो ये 20,399 होता तो भी आप इसको 20,300 ही मानते, यानी कि ₹100 जो है वो राउंड ऑफ हो जाता है। क्लियर? पूरा का पूरा राउंड ऑफ 20,399 है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 20,300 बनी। क्लियर है बेटे? समझ में आ गया? तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं बहुत ही शॉर्टकट के अंदर, जरा आप लोग ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया कि मान लो टैक्स लायबिलिटी आपकी है 1,30,000 एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है बेटे? और आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है 31 जुलाई, बट फाइल करी है 31 दिसंबर। ये मान लो 24 है, ये भी 24 कर देते हैं। ठीक है? और बट फाइल 31 दिसंबर 2024। अब बेटे मेरे देखना, टैक्स लायबिलिटी 1,30,000 की है, यहां पर अप टू 15 जून पे करे गए हैं 13,000 रुपए। ठीक है? और 15/9 तक पे करे गए हैं 48,000, 48,100। 15 दिसंबर को पे करे गए हैं 60,000 रुपए और 15 मार्च को पे करे गए हैं 1,00,000 रुपए। ये एडवांस टैक्स। कानून क्या कहता है, रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि टोटल टैक्स लायबिलिटी का आपको 15% पे करना है पहली बार में। तो देखते हैं पहली बार में कितना किया। तो बेटे पहली बार में है 10%, दूसरी बार में पे किया बेटे मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ है 37%, तीसरे में 46.15% और चौथे में 76.92%। तो ये परसेंटेज सर आप क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप 15, 45, 75 या 100 भी पे नहीं करते, आपने मान लो 15 की जगह पहले क्वार्टर में 12 कर दिया और दूसरे में 36 कर दिया, लेकिन तीसरे में पूरा 75, चौथे में पूरा 100, आप लायबिलिटी से बच जाओगे, इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बच जाओगे डिफॉल्ट करने के बाद भी। ठीक है जी? तो अब देखते हैं एडवांस टैक्स डिपॉजिट कितना किया। तो डिपॉजिट यहां बेटे क्या किया है 13,000, 48,100 और 60,000, 1,00,000। तो बेटे डिफॉल्ट कितना किया? तो बेटे 1,30,000 का 15% क्या होता है? 1,30,000 का 15% 19,500। 19,500 इसको यहाँ पे करने थे। तो 48,100, 1,30 का 45% देखो साइड में करते हैं। 1,30 का 45%, तो ये आपका बनता है 58,500 माइनस जो उन्होंने पहले पे कर दिया 13,000 रुपए। ठीक है? तो इस तरीके से मैं डिफॉल्ट की कैलकुलेशन करूं तो 6,500 की यहाँ है, 10,400 की यहाँ है, 37,500 का यहाँ है और 30,000 का यहाँ है। समझ में आ गया? तो ये डिफॉल्ट निकला कैसे? तो बेटे ये डिफॉल्ट ऐसे निकला है कि एक्चुअली में पे करने थे 15% और पे कितने किए गए? पे किए 13,000 रुपए। ठीक है? तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो डिफॉल्ट का अमाउंट है। तो बेटे यहां पेमेंट करिए 10% की, अगर ये 12 की करी होती तो फिर इन पर इंटरेस्ट नहीं लगता। ऑल वेल। तो यहां आप अब इंटरेस्ट क्या है 6,500 का
1% 3 महीने के लिए, तो आपका ये अमाउंट आएगा 195। समझ गए? अब बेटा दूसरे वाले पे मैं आपको बताऊं, बेशक ये डिफॉल्ट है लेकिन यहां पर नो इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर 36% भी पे कर दिया आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन तीसरे वाले में पूरा 75 पे करना है और चौथे वाले में पूरा 100% पे करना है। तो तीसरे वाले में 37,500 का 1% इंटू 3 मंथ आपका आएगा 1125, और चौथे का 30,000 इंटू 1%, और यहाँ याद रखना लास्ट बार में एक महीने का कैलकुलेट होता है 300। ऑल वेल बेटे, तो ये आपका आएगा 1620 रुपए। ठीक है, ये तो 234C आ गया। और अगर आप 234B की बात करो तो 234B, अब देखो बेटे, टैक्स लाइबिलिटी बननी थी 1,30,000 बनी, पे कितना किया 15 वर्ष तक 1,00,000 रुपए, तो 1,30,000 का 90% करो, वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर एक डिफॉल्ट 234B का भी हो गया। क्लियर है? तो 234B का जो डिफॉल्ट हुआ है वो एसएससी ने पे कब किया है, 31/12 को, तो जो बैलेंस 30,000 है वो 31/12 को दिया है, तो 30,000 इंटू 1% इंटू 1 अप्रैल 24 से 31/12/24। ठीक है, तो ये आ गए आपके 9 महीने। तो ये आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, मैंने अमाउंट डाला हुआ है 2700, आपका 234B आ गया। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में एक चीज और है बेटे, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 जुलाई की और फाइल करिए 31 दिसंबर को, तो इस पे 234A भी लगेगा, 234A लगेगा 30,000 इंटू 1% इंटू, बेटा जुलाई के बाद 1 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने का। ठीक है, ये अमाउंट आएगा बेटे कुछ 1,500 रुपए। तो अब हम तीनों को जोड़ के ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 1,500, 2,700 और 1,620 रुपए। आया बेटे समझ में? तो उम्मीद है मैं आपको ये वाला टॉपिक जो है वो बता पाया। अभी एडवांस टैक्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, एक बार मैं यहां तक आपको रिवीजन करवा दूं, फिर एक और टॉपिक बचा हुआ है, फिर आपके एडवांस टैक्स का टॉपिक कंप्लीट होगा। मैंने ये बोला एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है, पे एज यू अर्न स्कीम है। ये 3 स्कीमें होती है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जिस जहां पर पैसे पहले ले लिए जाते हैं एसएससी से। एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हर उस एसएससी पे होता है जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ऊपर प्रीवियस ईयर में बन रही है, तो प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कब दे? तो 4 क्वार्टर बना रखे, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। इन 4 क्वार्टर में आपको पैसा देना है। 15 जून तक आप टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपकी जो भी बनी है उसका 15% दे दोगे, और 15 जून के बाद 15 सितंबर में आप 45% तक अमाउंट दे दोगे। 15 पहले आपने दे दिया तो आप 30 बनेगा। तीसरे में 75 तक, तो 45 आप दे चुके हो तो भी 30 ही बनेगा। और चौथे में 100%, 75 आप दे चुके हो, 25% बनेगा। क्लियर है? अगर सर आपने नहीं दिया अपना एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के अमाउंट का, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। अब इंटरेस्ट लगते हैं सर 3 सेक्शनों में, 234C, 234B, 234A। 234C लगता है प्रीवियस ईयर के अंदर। प्रीवियस ईयर में अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करा तो उसी साल आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी बन जाएगी, लेकिन टैक्स लायबिलिटी और सॉरी उसी साल आपके ऊपर इंटरेस्ट भी बन जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट से आप बच सकते हो अगर पहले और दूसरे क्वार्टर में आपने 15 की जगह 12 तक पे कर दिया हो और दूसरे में 45 की जगह 36% तक पे कर दिया हो। तीसरे और चौथे में कोई माफी नहीं है। इंटरेस्ट कितना है सर? 1% का इंटरेस्ट है, और अगर आपका महीना पूरा नहीं हुआ तो जो पूरा महीना नहीं हुआ यानी कि पार्ट दे रहा हो वो पूरे महीने में काउंट किया जाएगा। ऑल वेल, तो पहले क्वार्टर का 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे क्वार्टर का पूरे 3 महीने का, तीसरे क्वार्टर का पूरे 3 महीने का और चौथे क्वार्टर का 1 महीने का। 234B क्या कहता है सर, अगर आपने टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 90% से कम प्रीवियस ईयर में पे किया तो असेसमेंट ईयर शुरू होते ही 1 अप्रैल से आपके ऊपर, जब तक आपने बाकी का बैलेंस पे नहीं किया, आपके ऊपर 234B लगेगा 1% इंटरेस्ट के साथ।
और 234C कब लगता है? जब आप कतई बेशरम हो, बड़े वाले, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन उसके बाद भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करा, तो जब तक आप एडवांस टैक्स पे नहीं करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न, आपके ऊपर 234A एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब बेटे मेरे आपके पास एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जरा इसको ध्यान से सुनना। स्पेशल प्रोविजन फॉर क्रिटिकल गेन्स, कैजुअल इनकम एक्सेट्रा। बेटे ये क्रिटिकल गेन्स क्या होते हैं? अब देखो कि जो सैलरीड बंदा है या जिसको एफडी वगैरह से पैसा आ रहा है या डिवेंचर वेंचर से कहीं से आ रहा है, तो उसको अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालना मुश्किल नहीं होता। लेकिन वो लोग जो, अब मान लो कि किसी को कोई कैजुअल इनकम आ गई, लॉटरी से पैसा आ गया, अब उसको तो पता ही नहीं था मेरे को लॉटरी से पैसा भी आएगा, साल के बीच में आ गया 15 नवंबर को, उसको क्या पता मेरे पास ये पैसा आने वाला है, तो वो कैसे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालेगा? या किसी को कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको पहले से पता ही नहीं होता कि मुझे इतना कैपिटल गेन होगा। तो उन लोगों के लिए ये वाला कंसेप्ट आया हुआ है। ये कंसेप्ट क्या कहता है? तो इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा कैजुअल इनकम या कोई क्रिटिकल गेन आपको होता है, तो एक कंसेप्ट को इनकम टैक्स ने कुछ इस तरीके से बताया हुआ है। कह रहा प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स रिक्वायर एन एसएससी टू एस्टिमेट हिज इनकम इन एडवांस एंड डिस्चार्ज हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी इन स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट, जो बता रखी है। However, it is not possible to estimate the amount of following kinds of income in advance: casual capital gain, income accruing under PGP for the first time, or dividend income. All well. So, since the above mentioned income cannot be estimated in advance, therefore no advance tax is payable on estimated basis in respect of the above mentioned income. However, once such income has accrued to the assessee is required to discharge the advance tax liability in respect of such income in the subsequent installment. मतलब जैसे 15 नवंबर को मेरे पास एक कैपिटल गेन आया और मैं सैलरीड बंदा था, तो जो मैंने 15 जून का मान लो 15 जून को मेरी पहली एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करने की डेट थी, मैंने नॉर्मल सैलरी से जो मैं कमाता हूँ वो पे कर दिया। 15 सितंबर को भी पे कर दिया, तो यहां तक तो मुझे कैपिटल गेन नहीं पता था। हाँ, अब मैं 15 दिसंबर वाली में अपनी जो एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी है उसमें कैपिटल गेन से आया हुआ पैसा भी ऐड करके फिर मैं जो है एडवांस टैक्स पे करने वाला हूं। समझ में आ गया? तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल तैयार किया, जरा आप वो एग्जांपल देखना। तो बेटे एग्जांपल ये है कि मान लो मेरी सैलरी 6 लाख रुपए है और ये कंप्यूटेड है, ठीक है? तो मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर बन गई है, ये बात मुझे पता है। तो अब मैं अपना एडवांस टैक्स पे करूंगा उसी अंतराल में जिस अंतराल में मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैं 15 जून को 6 लाख पे जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसका क्या पे करूंगा? 15%, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है अमाउंट 6 लाख का 33,800 आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा, उसका 15% मैं यहाँ जमा करूंगा, 5,070 मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 15 जून की हो गई। ये जैन नहीं है बेटा, जून है। फिर 15 सितंबर को भी मैं 33,800 का 45% मैं पे करूंगा, -5,070। ये कुछ आएगा मेरा अमाउंट 10,140 रुपए, ठीक है? 10,140। तो यहां मैंने टोटल टैक्स कितना पे किया है? ये मैंने पे किया है 10, 5, 15, 16, 16, 17, 15,210 रुपए मैं टैक्स पे कर चुका हूं। मेरी टोटल लायबिलिटी अभी तक कितनी है? 33,800, मैंने इतना पे कर दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ऐसा बेटे कि मेरे को 1 नवंबर को मान लो कहीं कैपिटल गेन हो गया और वो कैपिटल गेन मेरे को हुआ 1 लाख रुपए का, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1 लाख रुपए का। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपको पता है टैक्स 20% का होता है। तो अब मुझे यहां क्या करना है, तो ध्यान से सुनना। तो मैं जो 15 दिसंबर को सैलरी के साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
ये भी मैं अपना दोनों को जोड़ूंगा। तो बेटे अब सैलरी में जो ऊपर 33,800 है ना, उसमें HEC ऑलरेडी इंक्लूडेड है 4% का। तो पहले अब मैं HEC अभी नहीं निकालूंगा, HEC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके निकालूंगा। तो बिना HEC यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मेरी लाइबिलिटी बनेगी 32,500 रुपीज की, जो कि सैलरी से है बिफोर सेस। सेस क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेस मुझे इसको जोड़ के फिर ऐड करूंगा 4%। और 20,000 रुपए मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, यानी 20%। तो ये आ गया मेरा 52,500। इसमें मैं ऐड करूंगा 4%। 4% ऐड करने के बाद 54,600 मेरी क्या बन गई? टैक्स लाइबिलिटी। अब तीसरे क्वार्टर में मुझे देना कितना है? 75%। ऑल वेल। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ऑलरेडी दिया हुआ पैसा 15,210। तो ये पूरा का पूरा माइनस करके आपके पास आया 25,740। समझ गए? और चौथे क्वार्टर में यानी कि 15 मार्च को मैं दोबारा से सैलरी प्लस कैपिटल गेन करूंगा। तो ये कितना आया था बेटे मेरे? 54,600 का 100%, तो ये पूरा ही है, -25,740 प्लस, इसको एक साथ करते हैं। ये तो मैंने तीसरे क्वार्टर में दिया था, और पहले क्वार्टर में, दूसरे में 25,740, तीसरे में, और उससे पहले 15,210। ये पहले और दूसरे का अमाउंट है और तीसरे का अमाउंट है। तो कुछ 13,650 रुपए बनेगा, ये मैं यहां पर पेड कर दूंगा। आया समझ में बेटे? तो ये हमारा पूरा का पूरा टैक्स का, एडवांस टैक्स लायबिलिटी का आपको मैंने टॉपिक दिया। एक बार अब इसको हम नोट से भी पढ़ लेते हैं क्या कहता है। तो ये कह रहा है बेटे, मिस्टर ए हैज अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख रुपए का 1 दिसंबर 23 को, यानी कि सितंबर तक वाली एडवांस टैक्स की जो क्वार्टर होंगे वहां पर एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कुछ नहीं किया होगा। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एडवांस टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एलटीसीजी ऑन 15 जून और 15/9। तो 15 जून और सितंबर वाले में ये बिल्कुल भी, इसको पता ही नहीं था मेरा कैपिटल गेन होगा, तो वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम एडवांस टैक्स लायबिलिटी 15 दिसंबर की करेंगे और 15 मार्च की करेंगे, तो मिस्टर ए को एलटीसीजी 10 लाख रुपए पे अपना टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब बेटे लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 234A। तो ये कहता है व्हेन इज इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। तो ये कहता है इंटरेस्ट इज पेबल बाय गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 23A। बेटे 23A है, इफ अमाउंट ऑफ रिफंड इज at least 10% of the total tax liability of the assessee. In other words, interest on refund under section 234A is not payable if the refund amount is less than 10% of total tax liability of the assessee। क्या कह रहा है बेटे? ये 3 हटाना है 234A, और यहां पर 4 लगाना है 234A। ठीक है? अब ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो। मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया टोटल एडवांस टैक्स 5 लाख रुपए का, एस्टिमेटेड था। लेकिन जब बाद में साल खत्म हुआ, रिटर्न विटर्न भरी, तो पता लगा उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी थी 4,20,000 रुपए। ऑल वेल। तो रिफंड होगा कितने का? 80,000 रुपए का, यानी कि सरकार अब रिफंड करेगी 80,000 रुपीज। सिंस द रिफंड इज एटलीस्ट 10% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, मिस्टर ए इज एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244H। तो ये क्या कहता है बेटे, यहां ना थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, इसको करो 244A, क्योंकि 234A तो इंटरेस्ट का था, ऊपर पड़ा, तो यहां पूरा 244A है। ठीक है? तो ये क्या सेक्शन है जरा बता दूं। अब मान लो गवर्नमेंट के पास मेरा ज्यादा पैसा चला गया, अच्छा कम जाता है तो गवर्नमेंट मुझसे इंटरेस्ट मांगती है, तो अब ज्यादा चला गया तो गवर्नमेंट भी मुझे इंटरेस्ट देगी। तो गवर्नमेंट भी हमें इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन तब पे करेगी जब हमारा जो रिफंड का अमाउंट है ना, वो टोटल टैक्स लायबिलिटी के 10% से ज्यादा।
जैसे कि क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी थी मेरी 5 लाख, तो 5 लाख का 10% क्या है 50,000, और रिफंड का अमाउंट मेरा 80,000 है, मतलब इससे ज्यादा है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में मान लो रिफंड का अमाउंट मेरा 30,000 रुपए है, तो यहां पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ऑल वेल बेटे, समझ में आ गया। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट देती है 0.5% पर मंथ इन पार्ट ऑफ द मंथ। अब आप लोग बोलोगे ये तो बड़ी नाइंसाफी है, गवर्नमेंट लेती 1% है हमसे और देती कितना है, गवर्नमेंट देती है 0.5% और लेती है 1%। और यहां भी रूल 119A एप्लीकेबल हो जाएगा, वही राउंड ऑफ वाला, यानी कि अगर 21,101 रुपए है तो भी 21,100 होंगे, 21,199 रुपए तो भी 21,000 ही होंगे। क्लियर है जी। तो ये हमारा एडवांस टैक्स का टॉपिक पूरा का पूरा कवर होता है। तो उम्मीद है मैं आपको बेटा ये चैप्टर छोटा सा है बता पाया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, और ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, और आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएंगे, या आप मेरी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग नहीं भूलना इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ।